हेलो, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं 24 दिसंबर के सेकंड ग्रेड के पेपर की, जो कि फर्स्ट पारी का था सुबह का, जो रिजेक्ट हो चुका है। उसके ऊपर हम केवल मनोविज्ञान के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 80 तक यहाँ पर जीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 90वां क्वेश्चन है, बालक के संज्ञानात्मक विकास को पियाजे ने किन प्रक्रियाओं के द्वारा समझाया है? सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन है हमारे पास पठन, धारण और पुनराभिव्यक्ति, संगठन, अनुकूलन और संतुलन, विकास के समीपस्थ क्षेत्र में सीखने में सहायता करना, उद्दीपन और प्रतिक्रिया में संबंध बनाना। तो हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को पढ़ा है, तो उसमें उन्होंने केवल संगठन, अनुकूलन और संतुलन की बात की है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पेवलोव के प्राचीन प्रयोग में कुत्ते को भोजन देने से तनिक पहले उसके सामने बल्ब जलाने की प्रतिक्रिया को अनेक बार दोहराने पर कुत्ता बल्ब जलाने पर लार टपकाना सीख लेता है। यह उदाहरण है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, नैमित्तिक अनुकूलन का, शास्त्रीय अनुबंधन का या विभेदक अनुकूलन का। तो यहाँ पर हमसे जो है पावलोव के सिद्धांत का नाम पूछा है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन 3 हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन का। क्योंकि जो पावलोव ने प्रयोग किया है कुत्ते पर, उसको हम शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प गिलफोर्ड के 3 आधारभूत आयामों के प्रतिमान के अनुरूप नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे पास संक्रिया, उत्पाद, वर्ग और विषय वस्तु। देखिए, बात करें हम यदि गिलफोर्ड की, तो उन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया है 1967 में, जिसमें उन्होंने 3 तत्व बताए हैं, संक्रिया, उत्पाद और विषय वस्तु। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, वर्ग, जो कि उत्पाद के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प आदतों की विशिष्ट विशेषता है? देखिए, जब भी हम किसी व्यवहार को यांत्रिक तरीके से बार बार करते हैं, तो वो एक तरीके से आदत बन जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास अभ्यस्त व्यवहार एक सा नहीं होता। आदतें परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करती हैं। अभ्यस्त व्यवहार ध्यान देने की आवश्यकता को बढ़ा देता है। आदतें जन्मजात होती हैं, तो आदतें जन्मजात नहीं होती है, आदतें अर्जित होती हैं। तो ये नहीं होगा। अभ्यस्त व्यवहार ध्यान देने की आवश्यकता को बढ़ा देता है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी होगा, आदतें परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करती हैं। बिल्कुल, जो भी आदतें हमने सीखी हुई हैं या जो हमें आदतें लगी हुई हैं, जब भी हम कोई परिवर्तन करते हैं तो वो उसमें बाधा उत्पन्न करती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास लिखने से संबंधित अधिगम अक्षमता है, एल कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिसकैलकुलिया। देखिए, लिखने से संबंधित यदि हम बात करते हैं तो डिसग्राफिया होती है, वहीं डिसकैलकुलिया गणित संबंधी है और डिसलेक्सिया पठन संबंधी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, डिसग्राफिया। नेक्स्ट, कार्ल जूंग के अनुसार विश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प बालक के व्यवहार का मूल अभिविन्यास नहीं है? यानी कि बालक के मूल व्यवहार में, अभिविन्यास में कौन सा ऑप्शन नहीं आता है? संवेदन बिल्कुल मूल व्यवहार में आता है। व्यवहार करना, चिंतन और अनुभव करना, एक तरीके से फीलिंग। तो यहाँ पर जो है बालक में एक तरीके से चिंतन नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। नेक्स्ट, पियाजे द्वारा दिए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक भाषा किस अवस्था में सीखता है? ऑप्शन है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन 1 रहेगा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसकी जो आयु वर्ग होता है 0 से 2 वर्ष होती है, और जो बालक पहला शब्द बोलता है 1 वर्ष में बोलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भाषा के लिए अवस्था होगी इंद्रिय जनित अवस्था 0 से 2 वर्ष होगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम को कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। अधिगम अभ्यास और अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये भी सही होगा। अधिगम से होने वाले व्यवहार में परिवर्तन की प्रकृति अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, तो बिल्कुल ये कथन जो है गलत है, क्योंकि अधिगम से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। ऑप्शन 4 की यदि हम बात करते हैं तो अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया होती है, तो बिल्कुल। नेक्स्ट, विद्यार्थी की यौन संबंधी समस्या, आत्मघाती प्रवृत्तियां या आपराधिक व्यवहारों का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण सबसे अधिक उपयुक्त है? मायर्स ब्रिग्स प्रकार की परिसूची, 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण या 16 PF, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, और लास्ट है बार्कले कक्षा वातावरण परिसूची। देखिए इसमें जो ऑप्शन है समझ से बाहर है। यदि आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं हैं। इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जब शिक्षार्थी किसी व्यापक नियम को सीखकर उसका प्रयोग अनेक समान परिस्थितियों में करे तो वह उदाहरण है। जब शिक्षार्थी किसी व्यापक नियम को सीखकर उसका प्रयोग अनेक समान परिस्थितियों में करता है तो यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन, औपचारिक विद्या शाखा द्वारा स्थानांतरण का, विभेदक के कारण स्थानांतरण का, संज्ञानात्मक के कारण स्थानांतरण का, या सामान्यीकरण के कारण स्थानांतरण का। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। एक तरीके से हमने एक व्यापक नियम को सीख लिया है और उसका जो प्रयोग है हम उसी के समान अनेक परिस्थितियों में करते हैं, तो ये सामान्यीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? छात्रों को मनोविज्ञान की उच्चतम शिक्षा देना, बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन अभी हम इसे होल्ड पे रखते हैं। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा को ये प्रोत्साहन नहीं देता है मनोविज्ञान। छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के गुण सिखाना, या फिर छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करना। तो यहाँ पर यदि हम चारों ऑप्शंस को देखने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर छात्रों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए मनोविज्ञान बिल्कुल प्रेरित करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। तो नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का आरोप अध्यापक अध्यापन विधि या कठिन प्रश्न पत्र पर लगाता है, तो वह कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? प्रतिगमन, तर्क संगतिकरण, विस्थापन या प्रतिक्रियाकरण। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में आंसर वैसे होना चाहिए यहाँ पर प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन, क्योंकि प्रक्षेपण में जो व्यक्ति है अपनी असफलता का दोष किसी पर भी लगाता है, तो वो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। यहाँ पर है हमारे पास प्रतिगमन। प्रतिगमन में व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थिति से परेशान होकर एक तरीके से बचपन की अवस्था में लौटता है, तो ये तो होगा नहीं। तर्क संगतिकरण, बिल्कुल ये हो सकता है। विस्थापन, विस्थापन में जो व्यक्ति है अपने आक्रोश को किसी ऐसे व्यक्ति पर अभिव्यक्त करता है जिससे आक्रमण की उम्मीद नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा। प्रतिक्रियाकरण में व्यक्ति अपने अंदर कुछ और ही चल रहा होता है, बल्कि बाहरी तरीके से खुद को अलग तरीके से अभिव्यक्त करता है।
तो ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन 2 ही रहेगा, तर्क संगतिकरण यानी कि रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का तत्व है? लक्ष्य, आवश्यकता, अभिवृत्ति या पृष्ठपोषण। तो बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा पृष्ठपोषण, एक तरीके से फीडबैक बाह्य अभिप्रेरणा का तत्व है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? हर बालक के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करना। देखिए, हर बालक के लिए बोला है और एक अनिवार्य बोला है। तो मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान किसी भी क्षेत्र के ऊपर या किसी भी कार्य के ऊपर एक तरीके से जोर नहीं डालता है, तो ये गलत होगा और यही हमारा आंसर होगा। सीखने संबंधी अनुभव, बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आते हैं, शिक्षार्थी भी आता है और सीखने की प्रक्रिया भी आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, हर बालक के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करना। ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होगा। नेक्स्ट, किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण से कर सकते हैं? व्यक्तित्व परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण या समाज मिति। तो यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से आंसर इसमें ऑप्शन 3 होना चाहिए, अभिवृत्ति परीक्षण। एक तरीके से एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण के हिसाब से किसी विशेष क्षेत्र में परीक्षण को किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी जो उत्कृष्टता के लिए प्रयास करता है, मध्यम स्तर के जोखिम लेता है और चुनौतीपूर्ण कार्यों को करना पसंद करता है, वह कौन सी अभिप्रेरणा दर्शाता है? प्रभावित करने की अभिप्रेरणा, शक्ति प्रेरणा, संबद्धता प्रेरणा या फिर उपलब्धि प्रेरणा। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, उपलब्धि प्रेरणा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प व्यवहार में सृजनात्मक चिंतन का सूचक नहीं है? सकारात्मक अभिवृत्ति, बिल्कुल सृजनात्मक सूचक है। जिज्ञासा, बिल्कुल। सुरक्षा और लचीलापन, देखिए सुरक्षा या सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, सुरक्षा। बालकों के विकास के बारे में निम्न विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, बिल्कुल। नेक्स्ट, विकास आनुवंशिकता और वातावरण की परस्पर क्रिया का फल है, बिल्कुल। आनुवंशिकता और वातावरण विकास को प्रभावित करते हैं। विकास अपनी चरम सीमा पर 16 वर्ष की उम्र में पहुंच जाता है, उसके बाद विकास रुक जाता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन 3 रहेगा, क्योंकि विकास जो है निरंतर रूप से पूरे जीवन भर जारी रहता है, बल्कि जो अभिवृद्धि है वो किशोरावस्था के बाद में या किशोरावस्था तक रुक जाती है। विभिन्न बालकों में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, तो बिल्कुल ये भी सही होगा। तो इस प्रकार से जो नहीं है हमारा ऑप्शन 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट, बुद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 16 से 18 वर्ष की आयु तक बुद्धि वृद्धि अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। हमसे पूछा है कि बुद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो 16 से 18 वर्ष की आयु तक बुद्धि वृद्धि अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट, बुद्धि के संदर्भ में वैयक्तिक भेद प्राय लिंग के कारण नहीं होते हैं, तो बिल्कुल लिंग जो है बुद्धि को एक तरीके से प्रभावित नहीं करता है, यानी कि पुरुष है कि स्त्री, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बुद्धि पर। प्राय अधिकतर लोगों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग अत्यधिक बुद्धिमान या मंद बुद्धि होते हैं। और नेक्स्ट है, अत्यधिक बुद्धिमान लोग आपराधिक व्यवहारों में लिप्त नहीं होते हैं, तो बिल्कुल यही जो कथन है हमारे पास गलत है, क्योंकि अधिक बुद्धिमान लोग भी आपराधिक व्यवहारों में लिप्त हो सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभिवृत्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभिवृत्तियों में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है, या अभिवृत्ति का प्रसार क्षेत्र पूर्णतः सकारात्मकता से
पूर्णतः नकारात्मकता तक होता है। अभिवृत्तियाँ तत्परता की अपेक्षाकृत स्थायी अवस्थाएं होती हैं या अभिवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। तो यहाँ पर जो है आंसर हमारा ऑप्शन 4 रहेगा, क्योंकि अभिवृत्तियाँ जन्मजात नहीं होती, अभिवृत्ति अर्जित होती हैं। एक तरीके से दृष्टिकोण जो हमारा नज़रिया होता है वो अर्जित होता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। और इस प्रकार से हमारा ये पेपर है जो कंप्लीट हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।